नवागढ़ जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बांके बिहारी के दर्शन कर संभाला कार्यभार, जहां उन्होंने आज मीडिया से रूबरू होते हुए अपने पिछले कार्यकाल के बारे में बताया और मथुरा जिले की जानकारियां मीडिया बंधुओं से साझा की। देखिए आज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले नवागढ़ जिलाधिकारी पुलकित खरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे थोड़ी देर हो गई आने में, आप लोगों ने को इंतजार करना पड़ा। मेरा नाम पुलकित खरे है। मैं 2011 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। मैं मूल रूप से सुल्तानपुर जनपद से हूँ और पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक पढ़ाई जनपद गाजियाबाद में हुई। तत्पश्चात दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बी में डिग्री हासिल करी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में कुछ समय काम करा और उसके बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू करी और सिविल सेवा में सर्वप्रथम भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में कस्टम एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज गाजियाबाद में मेरी पोस्टिंग हुई। उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस में एसीपी की पोस्टिंग महाराष्ट्र काडर में हुई। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में अंततः अपने गृह काडर उत्तर प्रदेश में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवा में मेरी जो यात्रा रही है वो आजमगढ़ और अलीगढ़ में एसडीएम के रूप में रही। बुलंदशहर, शाहजहांपुर और बनारस में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में रही। तत्पश्चात काशी में ही विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में 1 साल काम करने का सौभाग्य मिला। इसके पश्चात जनपद हरदोई में जिलाधिकारी के रूप में 3 साल लगभग काम किया। जिलाधिकारी पीलीभीत के रूप में लगभग 2 साल कार्य किया और आज कान्हा की नगरी में आप लोगों के बीच योगदान आख्या मैंने जिलाधिकारी मथुरा के रूप में यहाँ पे दी है। तो इस तरह की मेरी यात्रा रही है, एक संक्षिप्त परिचय है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको मथुरा में रहने का या मथुरा के लिए कार्य करने का मौका मिलता है। तो बहुत बड़ा ईश्वरीय वरदान है, ईश्वरीय सौभाग्य है मेरा कि आज आप लोगों के बीच में हूँ मैं और आप लोगों से लगातार सहयोग चाहिए होगा। आप लोगों से शहर के बारे में, जनपद के बारे में चीज़ें जानेंगे धीरे धीरे और उनको किस तरह से बेहतर करना है उसके ऊपर कार्य करा जाएगा। संवाद लगातार बना रहना चाहिए। जब अगर हम मीडिया की बात करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, संवादहीनता की कभी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होंगी जिनमें जो मेरे संज्ञान में आप लाएंगे उन पे नियमतः कार्रवाई होगी। कुछ चीज़ों पे जो कार्रवाई चल रही होगी, जो प्रक्रिया में होगी, वो समय समय पर आपसे शेयर होती रहेगी। लेकिन किसी भी हालत में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। आजकल वैसे भी कई तरीके हो गए हैं, व्हाट्सएप के भी ग्रुप्स हैं और तो हम लोग जुड़े रहेंगे लगातार उसमें। सूचना अधिकारी होंगे यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी जुड़े होंगे। ठीक है, तो एक तो वो जरिया रहेगा ही और उसके सिवा भी हम लोग एक्सेसिबल रहेंगे। प्राथमिकताओं की यदि बात करूँ तो शासन की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको सही व्यक्ति तक पहुँचे, समय से पूर्ण हो। ये बहुत ज़रूरी है कि कई प्रोजेक्ट्स जो अंतर विभागीय कई बार सामंजस्य नहीं होता, उस वजह से अटक जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर विशेष ध्यान रहेगा कि अंतर विभागीय सामंजस्य रहे और कोई प्रोजेक्ट उस सामंजस्य के अभाव में ना रुके। तो समय से पूर्ण होना ज़रूरी है प्रोजेक्ट्स का। जन सुनवाई में हमारे सभी अधिकारी जो समय निर्धारित है सुबह 10 से 11 का, उसमें अनिवार्य रूप से कार्यालयों में रहें, न केवल सुनवाई करें बल्कि उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, उस पर विशेष ध्यान रहेगा। और चाहे वो ब्लॉक्स हों, चाहे तहसील हों, चाहे हमारे थाने हों या जनपद स्तरीय अधिकारी हों, सबको ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि सभी लोग जन सुनवाई न केवल करें बल्कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जहाँ पे हल नहीं निकल पा रहा है वहाँ पे प्रार्थी को या लाभार्थी को जरूर समझाएं कि किस वजह से वो हल नहीं निकल पा रहा है। तो वो काउंसलिंग भी आवश्यक है। कई बार धनराशि नहीं होती है, कई बार उस योजना के बारे में जानकारी नहीं होती लोगों को, तो जानकारी भी जरूर दें। इस पे भी जोर रहेगा। इसके सिवा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मथुरा के लिए कई योजनाएं घोषित करी गई हैं, जिनकी मैं आगे आने वाले दिनों में समीक्षा भी करूंगा। उनको समय से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करा जाए।
धार्मिक नगरी है और पर्यटन का केंद्र है, और उसको लेके भी विशेष बल दिया जाएगा। पर्यटन विभाग से भी बात करी जाएगी। शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त हो गए और उनकी टीम हो गई, उनसे चर्चा करी जाएगी, समीक्षा भी करी जाएगी। तो विशेष ध्यान इस बात पे भी रहेगा कि पर्यटक जो यहाँ पे आते हैं वो एक अच्छी छवि मथुरा की भी और पूरे प्रदेश की मथुरा के माध्यम से लेकर जाए। तो ये कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। इसके सिवा जो भी अन्य योजनाएं जैसे जैसे घोषित होंगी, प्राथमिकताएं बदलती भी रहती हैं, योजनाएं आती हैं फिर नई योजनाएं आती हैं, तो उनके ऊपर लगातार ध्यान रहेगा। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि हम अधिकारी लोग नए आते हैं, तो समझने के लिए जनपद को कहाँ पे ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, कहाँ बेहतर हो रहा है, कहाँ कमियाँ रह रही हैं, आप लोग जनपद से ही होते हैं, तो लगातार हम लोगों का संवाद बना रहेगा। प्रोफाइल आपका बड़ा डाइवर्सिफाई रहा है, फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टू स्विचेस टू आईएएस आल्सो। आईपीएस के बाद आपने आईएएस क्यों लिया? क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपने जॉब किया, उसके बाद आप आईएएस हो गए, क्या रीज़न? मैं ये कहूँगा कि हमेशा से एक बहुत ही प्रबल इच्छा थी भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने की, इसीलिए पहले राजस्व सेवा में हुआ, फिर पुलिस सेवा में हुआ, पर वो संतुष्टि नहीं थी। तो एक जुनून था कि इसी सेवा में आना है, कम से कम जब तक प्रयास कर सकते हैं, जब तक अटेम्प्ट्स हैं तब तक। तो बस वही एक जुनून था कि सेवा में आके, और जैसा मैंने कहा कि सौभाग्य था कि अपना होम कार्डर मिला, अपने प्रदेश के लिए कुछ करने का मौका मिला। तो लगातार अभी भी 11 साल सेवा के बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो जुनून जीवित रहे और आगे भी जीवित रहे, कि हम कुछ अच्छा बेहतर, प्रदेश का कोई भी जनपद हो, अपने ही प्रदेश का जनपद है, अपने ही लोग हैं सब, तो उनके लिए बेहतर कर सके। मेरे ख्याल से वही कारण था। मतलब विश्व पटल पे धार्मिक नगरी है, तो ऐसा क्या आप कुछ नया यहाँ की जनता के लिए आप सोच कर कुछ प्लान ऐसा नहीं, सोच कर तो खास कर नहीं आए, क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत रूप में कहूँ तो मेरा लगभग 10-11 साल बाद मथुरा आना हुआ है। 10-11 साल पहले परिवार के साथ आया था, और आज जब दर्शन करने जा रहा था तो काफ़ी बदलाव आ गए हैं, जाहिर सी बात है 10-11 साल में। मैंने कहा जैसे कि पर्यटन के क्षेत्र में और धार्मिक पर्यटन खासकर देखते हुए देश विदेश से लोग आते हैं, तो मैं समीक्षा करूंगा आने वाले दिनों में कि कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनमें क्या स्थिति है, कहीं वो धन के अभाव में या सामंजस्य के अभाव में तो नहीं रुकी है, तो वो निर्धारित समय से समाप्त खत्म हो, पूर्ण कराएं उनको हम, और उसके सिवा क्या कर सकते हैं वो जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा उसमें। सर, आपने गोमती नदी के उद्गम स्थल को शुद्ध करने के लिए, अविरल धारा देने के लिए 47 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। क्या यहाँ पर मथुरा में यमुना है, उसके लिए क्या विशेष करेंगे? हाँ, गोमती नदी वाला अभी हाल में ही पीलीभीत में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माँ गोमती के लिए काम करने का मौका मिला, और हम लोग 51 दिन के एक मनरेगा के प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसमें मैंने स्वयं 47 किलोमीटर यात्रा करी, कार्य की गुणवत्ता भी देखने के लिए और जो हमारे श्रमिक भाई लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, 2 मुख्य उद्देश्य थे यात्रा के। तो अच्छा रहा, एक सेटिस्फैक्शन मिला कि हम लोग एक अच्छा काम कर पाए, और उसकी हम लोगों ने ड्रोन से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई, जिससे ये बात साबित हो गई कि हाँ, हम लोगों ने उसकी धारा प्रवाह जो रुक गई थी और जो बाधित हो गई थी उसको हमने निरंतर कर दिया। बिल्कुल यहाँ आपने जैसे बताया यमुना जी के बारे में, तो अगेन जैसे मैंने कहा कि उसको देखना होगा मुझे किस तरह का प्रोजेक्ट बन सकता है, क्योंकि हर जनपद में अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक ही प्रोजेक्ट हर जगह उसी तरीके से नहीं लगाया जा सकता, और परेशानियां भी अलग होंगी। तो गोमती में जैसे मैं कहूँ कि वहाँ पे जल स्तर बहुत अच्छा था, तराई का जिला था वो, तो वहाँ थोड़े से प्रयास से ही जल मिल जाता था। ये पश्चिम का जिला है तो जल स्तर उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल वैसा प्रोजेक्ट, लेकिन ज़रूर हमारी नदियों को और पूरे बेसिन को, कैचमेंट एरिया को कैसे स्वच्छ रखें, उसके ऊपर लगातार प्रयास रहेगा, उस पर काम जरूर होगा। सर, शिक्षा माफियाओं की बात की जाए तो उन पर भी आपने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, और मथुरा शिक्षा माफियाओं के बारे में जाना जाता है पूरे प्रदेश में, इसको लेकर क्या कार्रवाई? तो जिस मैंने कहा समझेंगे इसको, पहले तो स्कूलों की हालत क्या है, जो मुख्य योजनाएं हैं बेसिक शिक्षा विभाग की वो कैसे चल रही हैं, स्थानांतरण और इनमें, और किस पटल पे कौन कब से है, कार्यालयों में कौन है कब से है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें समझ के वहीं से कार्य शुरू। तो किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाए? जो आप प्रकरण बता रहे हैं उसको एक आम नागरिक की तरह मैंने पढ़ा था, जितना अखबारों में आया उतना ही मेरी जानकारी में है, तो मैं आया हूँ उसके बारे में विस्तार से पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर आयुक्त महोदय, इन लोगों के साथ चर्चा होगी, जो मंदिर से जुड़े हुए समितियां हैं, जो लोग हैं, उनसे भी चर्चा होगी पूरी।
और बेहतर प्रबंधन हो, इसके ऊपर तो लगातार जोर रहेगा ही, चाहे वो शहर में यातायात हो गया, सफाई व्यवस्था हो गया, जो प्रमुख चीजें हैं। एंड जाहिर सी बात है, मंदिर में भी बेहतर प्रबंधन हो, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्या गलतियां थी, क्या चूक हो गई, उनको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, भीड़ तो बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ेगी बिल्कुल। और हम लोग चाहेंगे भी ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, धार्मिक नगरी है, लोग ज्यादा से देखें, लेकिन उसका प्रबंधन कैसे बेहतर करें, तो वो प्रबंधन ही एक चुनौती होता है प्रशासन के लिए, उस पर जरूर काम करें। सर यदि बात करें नो एंट्री में कर दिया है तब्दील, जगह जगह पर जो तीर्थ यात्री आते हैं उनकी गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। मतलब जो मथुरा का प्रमुख तीर्थ स्थल है विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर, वहां तक ना तो गाड़ियां पहुंच सकती हैं और ना ही ई रिक्शे पहुंच सकते हैं। तो लोगों को कम से कम 2 से 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, या फिर साइकिल रिक्शों में जो पैसा खर्च होता है उनका वो सोच के नहीं आते हैं और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? तो आपने पहली बार बताया मुझे कि ऐसा हो रहा है, तो मैं इसको देखता हूँ, स्टडी कर